Hello friends, my name is Jayati Dubey and this is my second video on the topic inflation, in which I am going to explain about the types of inflation, causes, inflationary spiral and the consequences or effects of inflation. In my first video I had discussed about WPI, CPI, how to calculate inflation and the definition of inflation. So in this video I am going to explain about the types. Okay, this inflation is good or bad, the effects of inflation and also the spiral. As per the UPSC syllabus and as per the SEBI syllabus, we are going with the consequences. So let's start. On the basis of, we can classify inflation on different types. So on the basis of rate of growth of price, we can classify inflation into 4 types. On the basis of causes, broadly it is classified into demand pull and cost push, and also these types are there, based on different scenario: structural, imported, monetary, built in. And there are other causes of inflation as well: speculation, cartelization, hoarding. What is Qflation? We are going to study about all this. हेडलाइन एंड कोर इन्फ्लेशन मैंने आपको पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया था. एंड गवर्नमेंट रिएक्शन या गवर्नमेंट कंट्रोल के बेसिस पे भी इन्फ्लेशन को 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ओपन एंड सप्रेस्ड. तो पहले चलते हैं इस तरफ: क्रीपिंग, ट्रॉटिंग, गैलोपिंग एंड हाइपर इन्फ्लेशन. ठीक है, ये पहले देखते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ, इन्फ्लेशन किस रेट से बढ़ रहा है उसके बेसिस पे 4 टाइप के इन्फ्लेशन हुए, जिसमें पहला टाइप है क्रीपिंग. व्हाट इज़ क्रीपिंग इन्फ्लेशन? इट इज़ लो इन्फ्लेशन. ये जो इन्फ्लेशन होता है, ये काफ़ी, इसका जो स्पीड है वो स्लो होती है, रेट ऑफ ग्रोथ स्लो होती है एंड ऑन प्रिडिक्टेबल लाइन्स. इट टेक्स प्लेस इन अ लॉन्गर पीरियड एंड रेंज इज सिंगल डिजिट. ठीक है, द रेंज ऑफ दिस इन्फ्लेशन इज सिंगल डिजिट. रेट ऑफ जनरल प्राइस राइज इंक्रीज अप टू 4% अ ईयर. मतलब कि इन्फ्लेशन अगर मैक्सिमम 4% तक बढ़ रहा है एनुअली, तो हम उसको बोलते हैं क्रीपिंग एंड इट इज़ कंसिडर्ड गुड फॉर द इकोनॉमी. ये अच्छा माना जाता है बिकॉज इट शोज देयर इज ग्रोथ. ठीक है, आई कैन एक्सप्लेन फर्दर. ये है मंथली इन्फ्लेशन रेट ऑफ अ कंट्री फॉर 6 मंथ. ओके, आई एम गिविंग एग्जाम्पल ऑफ क्रीपिंग इन्फ्लेशन. तो अगर सपोज करो कि किसी कंट्री का मंथली इन्फ्लेशन कुछ इस तरीके से है कि फर्स्ट मंथ में 2.3, देन सेकेंड मंथ में 2.6 एंड सो ऑन, एंड लास्ट में आपको मिलता है 6 मंथ में 3.4. तो यहाँ पर रेंज क्या हुआ, रेंज ऑफ चेंज क्या हुआ? 1.1. हाउ आई गॉट 1.1? 3.4 माइनस 2.3. 3.4 माइनस 2.3 इज इक्वल टू 1.1. तो इसका जो रेंज है वो क्या है? 1.1 है ओवर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ. तो ये हुआ क्रीपिंग इन्फ्लेशन, क्योंकि ये 1.1 है एंड इट इज़ लेस देन 4%. ठीक है, अप टू 4% है. तो इस तरीके का इन्फ्लेशन जो धीरे धीरे बढ़ रहा हो और 4% तक जाए, वो हुआ क्रीपिंग इन्फ्लेशन. नाउ क्रीपिंग इन्फ्लेशन इफ नॉट कंट्रोल्ड देन इट कैन इंक्रीज फ्यू बेसिस पॉइंट. अगर क्रीपिंग इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल नहीं कर पाए तो कुछ बेसिस पॉइंट बढ़ जाता है और बन जाता है ट्रॉटिंग या वॉकिंग इन्फ्लेशन. ठीक है, सो बेसिस पॉइंट मीन्स 1 basis point is 1/100. सो फ्यू बेसिस पॉइंट मीन्स 100 basis point मीन्स 1%. मतलब फ्यू बेसिस पॉइंट कुछ परसेंटेज तक और बढ़ जाए तो ट्रॉटिंग या वॉकिंग इन्फ्लेशन कहलाता है. ठीक है, और अगर इसे भी कंट्रोल नहीं किया गया तो ये गैलोपिंग बन जाता है. गैलोपिंग विच मे बी टर्न अराउंड 8 to 10% अ ईयर. मतलब एनुअल बेसिस पे 10% तक चला जाता है. ठीक है, तो ये जो इन्फ्लेशन होता है गैलोपिंग, नाउ इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न, क्योंकि ये बहुत ही हाई इन्फ्लेशन माना जाता है बिकॉज इट इज़ इन डबल डिजिट और ट्रिपल डिजिट. ठीक है, अगर एनुअली इन्फ्लेशन 20% तक बढ़ जाए, 100% के रेट से, मतलब इतने रेट से बढ़ जाए 200%, तो वो कहलाता है गैलोपिंग. एंड कॉन्टेम्प्रेरी जर्नलिज्म में इसे और भी नाम दिए गए हैं, जैसे हॉपिंग, जंपिंग, रनिंग या रन अवे इन्फ्लेशन. ओके, नाउ द फोर्थ वन, हाइपर इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्राइस. लास्ट कौन से टाइप का हुआ? हाइपर इन्फ्लेशन. ये वो इन्फ्लेशन होता है जो आउट ऑफ कंट्रोल होता है. ठीक है, और इकोनॉमी के लिए ये वर्स्ट है. क्यों? क्योंकि व्हेन इट हैपेंस, इट मोस्टली हैपेंस ड्यूरिंग द वॉर टाइम. वॉर टाइम के समय क्या होता है कि द फिजिकल रिसोर्सेज एंड सिविलियन प्रोडक्शन बेस, दे आर डाइवर्टेड फॉर मिलिट्री पर्पस, है ना. तो उस कंडीशन में ये इन्फ्लेशन होता है ना. महंगाई बहुत बढ़ जाती है. द मॉनेटरी कोलैप्स हैपेंस, मनी लूजेज इट्स वैल्यू. ऐसा क्यों हुआ? जैसे जर्मनी में जब वर्ल्ड वॉर हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो वहाँ पर हुआ था हाइपर इन्फ्लेशन.
ठीक, हाइपर इन्फ्लेशन में जो प्राइजेस हैं वो ओवरनाइट बढ़ने लगते हैं। फॉर एग्जांपल एक बिस्किट का पैकेट अभी 40 रुपीज़ का था, कल 400 रुपीज़ का हो गया एंड ओवरनाइट वो 4000 रुपीज़ भी चला जा सकता है। इस स्पीड से इन्फ्लेशन बढ़ता है एंड अनकंट्रोलेबल हो जाता है। ठीक है, सो इन जर्मनी व्हाट हैड हैपेंड दैट द प्राइजेस वर 36 बिलियन टाइम्स हायर देन 2 years अर्लियर। तो इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गया। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जर्मनी में जब आप एक पैकेट बिस्किट का भी लेने जा रहे हैं, इतने सारे नोट लेके जा रहे हैं, तब भी आपको वो नहीं मिल रहा। क्या हुआ कि जर्मनी की गवर्नमेंट ने वॉर के बाद बहुत सारे क्या किए, वहाँ की जो गवर्नमेंट है बहुत सारे नोट छपवा दिए उनने। ठीक है, और जब इतने सारे अमाउंट में करेंसी अवेलेबल है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती, क्योंकि सप्लाई तो लिमिटेड ही होता है ना। जो उनके पास सप्लाई है, जो प्रोडक्शन है वो लिमिटेड है। मनी अनलिमिटेड होने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि लिमिटेड सप्लाई के लिए फिर उसके प्राइजेस ही बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तब भी लोगों को मिल नहीं पा रहा है, तो यहाँ पर होता है मॉनेटरी कोलैप्स एंड मनी लूजेज इट्स वैल्यू। फिर लोग बार्टर सिस्टम पे उतर आते हैं। मतलब अब जब उनका कॉन्फिडेंस नहीं रहता करेंसी पे कि इतने इतने नोटों से भी कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, सामान लिमिटेड है, मिल नहीं रहा है, तो क्या होगा, वो बार्टर सिस्टम करेंगे कि हमारे पास ये सामान है, आप अपना ये सामान दो और हमें बदले में कुछ और सामान उसके बदले दे दो। तो वो है बार्टर सिस्टम। दूसरा क्या होगा कि फॉरेन करेंसी विल बिकम डोमिनेंट। ठीक है, ये कंडीशन हो सकती है, लोगों का अपने देश की करेंसी के ऊपर विश्वास नहीं है और फॉरेन करेंसी को प्रेफर करने लग गए, या गोल्ड जैसे एसेट को, फिजिकल एसेट को या अदर कोई एसेट को वो प्रेफर करने लग गए। तो ये कंडीशन चली जाती है। हाइपर इन्फ्लेशन जो है वो बोलिवियन इन्फ्लेशन भी एक एग्जाम्पल है, 1985 में हुआ था। तब वहाँ के प्राइजेस 24,000 पर एनम तक बढ़ गए थे। ठीक है, और अभी अगर आप करेंटली बात करें तो रिसेंटली जिम्बाब्वे में और वेनेजुला में प्रॉब्लम। ठीक है, तो हाइपर इन्फ्लेशन इज़ वेरी बैड, इज़ द वर्स्ट फॉर एनी कंट्री। टू सम इट अप, द क्रीपिंग इन्फ्लेशन इज सिंगल डिजिट अप टू 4%, थोड़ा सा और बढ़ जाए तो ट्रॉटिंग या वॉकिंग, फिर सिंगल डिजिट ट्रिपल डिजिट पे जाए तो गैलोपिंग, और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो हाइपर इन्फ्लेशन। तो ये हो गए हमारे, ये हमने कर लिया फिनिश। अब हमें आना है बेसिस ऑफ कॉजेज़। ठीक है, किस कारण से इन्फ्लेशन हो रहा है, उस बेसिस पे इन्फ्लेशन दो टाइप का हो सकता है, डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश। तो अब हम ये देखते हैं। सो फर्स्टली वी विल लुक एट व्हाई इन्फ्लेशन ऑकर्स। सो फॉर दिस देर आर टू थ्योरीज। पहली जो थ्योरी है वो है प्री 1970, यानी 1970 के पहले जो थी वो थी कीनेसियन थ्योरी या कीनेसियन स्कूल। ठीक है, और 1970 के बाद पोस्ट 1970 मॉनेटरिस्टिक स्कूल। तो कीनेसियन स्कूल का बेसिकली ये कहना था कि अगर डिमांड और सप्लाई में मिसमैच है तो प्राइजेस बढ़ते हैं और इन्फ्लेशन होता है। यानी कि अगर डिमांड है, किसी चीज़ की डिमांड में क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, और जो हमारे हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसकी डिमांड बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई तो सेम लेवल पर ही है, लेकिन उसकी डिमांड बढ़ गई तो इन्फ्लेशन होगा। या फिर सप्लाई घट गई, डिमांड उतनी ही है, सेम है, लेकिन सप्लाई कम हो गई तो इन्फ्लेशन होगा। लेकिन मॉनेटरिस्टिक स्कूल जो था, इट रिजेक्टेड द कीनेसियन थ्योरी। उनका कहना था कि जब कभी भी मार्केट में एक्स्ट्रा मनी आती है, मनी सप्लाई इंक्रीज होती है, लोगों के पास परचेजिंग पावर बढ़ता है पैसे की वजह से, तो ये इन्फ्लेशन होता है। ये कहना था मॉनेटरिस्टिक स्कूल का। तो बेसिकली इन्होंने क्या कहा फॉर डिमांड पुल कि टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। ठीक है, तो इनका कहना था कि जब टू मच मनी इज चेजिंग टू फ्यू गुड्स तब इन्फ्लेशन होता है, तब डिमांड बढ़ती है, सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है। ठीक है, आई एम एक्सप्लेनिंग फर्दर। फॉर एग्जांपल जो लोग यहाँ पर हैं, ठीक है, और ये कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पर हैं, सप्लाई हमारा जो है वो इतना ही है, लेकिन डिमांड बढ़ गई है चीज़ों की, क्योंकि लोगों के पास अब पैसा ज़्यादा आ गया। तो अगर लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ गया, सो टू मच मनी विल चेज टू फ्यू गुड्स एंड एट सच द प्राइस विल इंक्रीज लीडिंग टू इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इन्फ्लेशन इज बेसिकली कॉज्ड बाय इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू इंक्रीज प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अगर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा खर्चा कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, स्कीम सब्सिडी पे, तो ऐसे में क्या होगा, गवर्नमेंट का जब एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा आता है। जब गवर्नमेंट स्कीम सब्सिडी पे ज़्यादा खर्चा करे तो लोगों के पास पैसा आया, गवर्नमेंट ने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट किया है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा तो लोगों के पास पैसा आया। तो जब भी लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा वो ज़्यादा खर्च करना चाहेंगे, कंजप्शन बढ़ेगा, और फिर सप्लाई तो उतना सेम ही लेवल का प्रोडक्शन हो पा रहा है, एग्रीगेट सप्लाई तो सेम है, एग्रीगेट जो सप्लाई है हमारी सेम ही है ना। तो इस केस में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, मीन्स डिमांड विल बी ग्रेटर देन सप्लाई, एंड दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड बढ़ने की वजह से हुआ है तो डिमांड
pull inflation. So basically demand pull inflation can be caused by money supply increasing. What can be the reasons? रीज़न क्या हो सकते हैं? जैसा मैंने पहला पॉइंट एक्सप्लेन किया, इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ने स्कीम सब्सिडी पे खर्चा बहुत ज़्यादा किया है ना, जो मैंने अभी समझाया. और इस केस में फिजिकल डेफिसिट भी बढ़ता है. व्हाट इज फिजिकल डेफिसिट? व्हेन द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मोर देन इट इज़ अर्निंग थ्रू रेवेन्यू. जितना रेवेन्यू नहीं आ रहा उससे ज़्यादा स्पेंडिंग हो गई, ठीक है, तो फिजिकल डेफिसिट भी बढ़ता है. और फिर उस फिजिकल डेफिसिट को मोनेटाइज करता है कौन? आरबीआई, मोनेटाइजिंग द फिजिकल डेफिसिट, प्रिंट मोर मनी, है ना. और ये जो मनी है वो क्या होगा? गवर्नमेंट दोबारा से लोगों तक पहुंचाएगी थ्रू स्कीम सब्सिडी, तो लोगों के पास पैसा आएगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा, ठीक है. वो मैंने मॉनेटरी इन्फ्लेशन में फिर से समझाया. तो इस तरीके से पैसा बढ़ने की वजह से ये इन्फ्लेशन हुआ. देन रिडक्शन इन डायरेक्ट टैक्स. रिडक्शन इन डायरेक्ट टैक्स. व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये सब होते हैं डायरेक्ट टैक्स, जो कि इंडिविजुअल को भी, जो इंडिविजुअल डायरेक्ट गवर्नमेंट को देता है, बीच में ये किसी को ट्रांसफ़र नहीं किया जाता, है ना. और जीएसटी वगैरह इनडायरेक्ट टैक्स होता है. तो डायरेक्ट टैक्स मीन्स फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स है. जब लोगों के इनकम टैक्स में रिडक्शन हो तो लोगों के पास जो डिस्पोजेबल इनकम है वो ज़्यादा बचेगी, है ना. और जो लोगों की इनकम जब ज़्यादा बचेगी, उनको टैक्स कम पड़ रहा है, तो क्या होगा? वो ज़्यादा खर्च करेंगे. और इस केस में जब वो खर्च करेंगे, मनी सप्लाई इंक्रीज होगा एंड लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स और इन्फ्लेशन बढ़ेगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन. इंटरेस्ट रेट कम डाउन. अगर आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो लूज मॉनेटरी पॉलिसी चल रही है या एक्सपेंशनरी चल रही है, तो उस केस में क्या होगा कि लोग लोन्स ज़्यादा लेंगे, और लोन्स ज़्यादा लेंगे तो उनके पास पैसा ज़्यादा आएगा. अगेन वही लॉजिक, है ना. फिर वेज इंक्रीज. वेज इंक्रीज होने से भी, या पे कमीशन जब आता है, ठीक है, जो पे कमीशन रिवाइज करता है, वेज डिविजन्स होते हैं, तो लोगों की सैलरी बढ़ती है, पैसा ज़्यादा आता है. तो ये बेसिकली जो थ्योरी है मॉनेटरिस्टिक व्यू, तो वो यही है कि मनी सप्लाई बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, तो पैसा बढ़ने की वजह से क्या होगा? प्रोडक्ट की लोग ज़्यादा कंज्यूम करना चाहेंगे, ज़्यादा खर्च करना चाहेंगे, और इस वजह से प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, और सप्लाई तो उतना ही रहेगा, तो उस वजह से चीज़ों के प्राइस बढ़ेंगे, और ये कहलाता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन. अदर फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज. अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा? लोगों का कंजप्शन बढ़ेगा, है ना, डिमांड बढ़ेगी गुड्स एंड सर्विस की, पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से. तो कंजप्शन, तो बिकॉज ऑफ द डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विस विल इंक्रीज, तो इट विल लीड टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन. हाई जीडीपी ग्रोथ. हाई जीडीपी ग्रोथ, जब गुड्स एंड, जो जीडीपी क्या होती है? फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी. हमने पढ़ा था नेशनल इनकम वाले चैप्टर में. तो अगर जीडीपी बढ़ रही है, हाई ग्रोथ हो रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, लोगों की सैलरी बढ़ रही है ना, लोगों के पास पैसे ज़्यादा आ रहे हैं, तो एक तरीके से क्या हो रहा है? कंजप्शन भी ज़्यादा हो रहा है, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है. ये कुछ फैक्टर्स हैं. और एक फैक्टर ये हो सकता है एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ना, ठीक है, मतलब कि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इम्पोर्ट कम कर रहे हैं, तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है. क्योंकि एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो क्या होगा? चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, एक्सपोर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स बाहर जा रहे हैं ज़्यादा, तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या हो रहे हैं? कॉम्पिटिटिव हो रहे हैं, और उस वजह से डिमांड बढ़ रही है, और डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो सकता है. सो कॉस्ट पुश. कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बेसिकली व्हेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गोज अप इट लीड्स टू कॉस्ट पुश. मतलब कि जब हम जो प्रोडक्शन करते हैं उसमें जो लगने वाले रॉ मटेरियल, या फिर कोई भी चीज़ जब मैन्युफैक्चर होती है तो उसमें क्या क्या चीज़ें लगती है? लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब चीज़ें लगती हैं. तो लैंड लेबर महंगा हो गया है ना, लोगों को वेजेस ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, और उसके अलावा जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है वो अगर महंगा है तो एंड प्रोडक्ट भी महंगा हो जाएगा, क्योंकि जो बिजनेसमैन है अपना लॉस तो करना चाहेंगे नहीं, तो वो प्रोडक्ट का जो रेट है उसका, अगर उनका प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा पड़ रहा है तो वो एंड प्रोडक्ट भी महंगे में बेचेंगे, तो उससे होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. सो बिकॉज ऑफ हायर प्राइसेस ऑफ इनपुट, जो इनपुट हम डाल रहे हैं उसके प्राइस बढ़ने की वजह से, हायर कॉस्ट ऑफ कैपिटल. मॉनसून फेलियर. मॉनसून फेलियर से क्या होगा? जो हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है जो हमारा, वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है टू एग्रो इंडस्ट्री एंड अदर इंडस्ट्री. तो मॉनसून अगर फेलियर है तो उनका जो क्रॉप्स अच्छे से वो ग्रो नहीं हुई, तो रॉ मटेरियल जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी महंगा हो ही जाएगा, जो थोड़ा बहुत वो प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, ठीक है. डैमेज टू प्रोडक्शन, वही अगर डैमेज हो गया, बहुत लिमिटेड प्रोडक्शन हो पाया एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में, तो भी क्या होगा? रॉ मटेरियल जो दूसरी इंडस्ट्री को सप्लाई कर रहे हैं वो महंगे हो जाएंगे, रॉ मटेरियल महंगा, फाइनल प्रोडक्ट महंगा, ठीक है. कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. इंटरनेशनल कॉमोडिटी प्राइजेस गो अप. ना ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. क्रूड ऑयल अगर महंगा हो जाए,
इंटरनेशनल कमोडिटी है, या कुछ भी जो चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं वो चीज़ें महंगी हो जाए, तो क्या होगा अल्टीमेटली। फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल है, उसके महंगे होने से क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है ना। पेट्रोल डीजल अगर महंगा हो जाता है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है, तो फाइनली जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, सर्विस कॉस्ट बढ़ रही है तो फाइनल प्रोडक्ट भी क्या होंगे, हमको महंगे मिलेंगे, बिकॉज जो बिजनेसमैन है वो उसके प्रोडक्ट का रेट ज़्यादा करके बेचेंगे। ठीक है, सो इट इज़ ऑल्सो रेफर टू ए सप्लाई शॉक बिकॉज इट इज़ कॉस्ड बाय रिड्यूस सप्लाईज ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इनपुट। तो क्योंकि सप्लाई शॉक इसको क्या बोलेंगे, सप्लाई साइड इन्फ्लेशन है। वो जो डिमांड पुल था डिमांड साइड से हो रहा था, ये सप्लाई साइड से हो रहा है, क्योंकि चीज़ों की जो इनपुट कॉस्ट है वो सप्लाई जो है वो क्या हो रही है, शॉर्टेज हो रही है उसमें, उस वजह से जब आउटपुट निकल रहा है तो वो महंगा मिल रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं सप्लाई शॉक। नाउ स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन इज बेसिकली अ टाइप ऑफ persistent इन्फ्लेशन caused by the deficiency in certain economic condition। ठीक है, ये इकोनॉमिक कंडीशन में जो डेफिशिएंसीज है उसके कारण होता है, या फिर आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट होती है। ठीक है, ड्यू टू इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरेज फैसिलिटी। तो क्या होता है, ये इन्फ्लेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल एक विलेज है, ठीक है, उस विलेज में जो प्रोडक्शन, वो जो विलेज है वो एक दूसरे विलेज से वो दूसरे विलेजेस से कनेक्टेड है वाया रोड, और मानसून जब भी आता है तो वहाँ पर एक जो रिवर होकर जाती है वहाँ पर बारिश होती है बहुत सारी। ठीक है, तो फ्लड्स आ जाते हैं, और फिर ये जो कनेक्टिविटी है ये यहाँ पर ब्रेक हो जाती है, तो यहाँ पर सप्लाई नहीं हो पाता प्रोडक्ट्स का। तो एक तरीके से यहाँ पर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक है ना, मतलब कि रोड्स वगैरह की कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो गई है ना। तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अगर इनएफिशिएंट है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन या स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है गुड्स एंड सर्विसेज की, तो उस वजह से आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट हो सकता है ना। मतलब सप्लाई है लेकिन फिर भी शॉर्टेज हो रही है बिकॉज ऑफ इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, ठीक है, रेफ्रिजरेशन फैसिलिटी ऑफ गुड्स। तो इस वजह से अगर हो रहा है इन्फ्लेशन, तो मतलब जो प्रोडक्ट्स है वो मतलब उसका सप्लाई में इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन होगा प्रोडक्ट्स में, तो वो होता है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। तो फॉर एग्जांपल अगर इकोनॉमिक कंडीशन की डेफिशिएंसी देखी जाए, तो जैसे कि गवर्नमेंट ने एक दो जो क्रॉप्स है उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया लेकिन दूसरी क्रॉप्स को नहीं किया, तो वहाँ पर फार्मर्स प्रेफर करेंगे वही क्रॉप उगाना जहाँ पे उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल रहा है। तो इस तरीके से दूसरा जो है, फॉर एग्जांपल अगर पल्स के लिए नहीं मिल रहा है और राइस और वीट के लिए आपको एमएसपी मिल रहा है, तो फिर जो पल्स है वो महंगी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके की कुछ डेफिशिएंसी होती है इकोनॉमी में, तो ये स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन हो सकता है, या फिर आर्टिफिशियल शॉर्टेज हो जाए, इनएफिशिएंट रोड मतलब वही इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक के कारण, ठीक है, इनसफिशिएंट स्टोरेज के कारण, तो उस वजह से ये शॉर्टेज हो जाती है और चीज़ें महंगी होती हैं। एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोट किया है कि फूड इन्फ्लेशन विटनेस्ड फॉर अ डिकेड इन इंडिया टिल मिड 2010 was structural because preference for protein food was far ahead of its supply। ठीक है, इस टाइप का इन्फ्लेशन भी स्ट्रक्चरल ही कहलाएगा नेचर में। नाउ इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन किसको बोलेंगे, when a country that depends on imports has price rising due to international price of them rising। मतलब अगर हमारी कंट्री कुछ इम्पोर्ट कर रही है और उसके इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो फिर यहाँ हमारी कंट्री में भी वो बढ़ेंगे और वो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन कहलाएगा। ठीक है, और एक रीज़न हो सकता है ये इंपॉर्टेंट, ड्यू टू एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएटिंग। एक्सचेंज रेट क्या होता है और डेप्रिशिएशन क्या होता है, ये देखते हैं। जब हमारी जो करेंसी है, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है, ठीक है, एक्सचेंज रेट समझते हैं पहले। अगर यूएस डॉलर है, हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू है 50 रुपीज़ फॉर 1 यूएस डॉलर, तो इसका मतलब है ये हमारा एक्सचेंज रेट हो गया, मतलब $1 के बदले 50 रुपये हमको देने पड़ेंगे, तब हमें वो एक्सचेंज होगा। तो अगर वो 70 रुपीज़ हो जाता है $1, ठीक है, तो इसका मतलब हो रहा है करेंसी में डिवैल्यूएशन या डेप्रिशिएशन। ठीक है, ये दोनों टर्म्स यूज़ होती है, जिसको हम बोलते हैं फॉल इन इंडियन रुपी, रुपए की वैल्यू गिर गई। 50 रुपये से अगर 70 रुपये हो गया $1, मतलब रुपए की वैल्यू गिर गई, क्योंकि हमें अब $1 के लिए 70 रुपीज़ देने पड़ेंगे, पहले हमें $1 के लिए 50 रुपये देने पड़ते थे एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डेप्रिशिएशन या डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन तब बोलते हैं जब किसी कंट्री की जो सेंट्रल बैंक है वो खुद ये करे, तो वो डीवैल्यूएशन कहलाता है।
ठीक है। जब लोग ज़्यादा डिमांड करने लग जाते हैं, ऐसी कंडीशन आती है डॉलर की, तो हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व है डिप्लीट होने लगते हैं। तो ऐसी कंडीशन में सेंट्रल बैंक जो होती है, रिजर्व बैंक होती है, तो वो खुद अगर रेट को कम करे तो उसको बोलते हैं क्या, फिक्स्ड रेट सिस्टम। ठीक है, ये फिक्स्ड रेट सिस्टम में होता है, इसे बोलते हैं डीवैल्यूएशन। लेकिन डेप्रिशिएशन जो होता है वो आरबीआई नहीं करती, वो गवर्नमेंट नहीं करती, आरबीआई नहीं करती, रिजर्व बैंक नहीं करती है, वो होता है डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर की वजह से। ठीक है, करेंसी मार्केट में फ्लोटिंग रेट सिस्टम चलता है, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता है, वो मार्केट से होता है। तो वहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के बेस में रेट डेप्रिशिएट होते हैं। ठीक है, तो ये सेम चीज़ अगर मार्केट में हो रही है, करेंसी मार्केट में हो रही है, तो वो कहलाएगा फ्लोटिंग रेट सिस्टम, डिवैल्यूएशन नहीं कहलाएगा, फ्लोटिंग डेप्रिशिएशन कहलाएगा। ठीक है, ये होता है फ्लोटिंग रेट सिस्टम। तो जब डेप्रिशिएट होता है, अभी अगर इसकी वैल्यू वही ये सेम सिनेरियो है कि पहले 50 था अब 70 हो गया, तो ये डेप्रिशिएशन कहलाएगा। ठीक है, तो जब डेप्रिशिएशन होता है तो क्या होगा, जब डेप्रिशिएशन होता है तो इसको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ यूएस से एक लिपस्टिक इंपोर्ट करना चाहती हूँ इंडिया में। ठीक है, उस लिपस्टिक का कॉस्ट है 50 रुपीज़। ठीक, लेकिन डेप्रिशिएशन की वजह से क्या हो गया, अब मुझे वही लिपस्टिक 70 रुपीज़ में मिल रही है। तो मैं प्रिफर करूँगी कि नहीं मैं इंडिया से ही खरीदती हूँ। अभी ये मैं 50 में मिल रही थी, 70 में मिलेगी अब मुझे। $1 अगर उसका कॉस्ट था, ठीक है, $1 कॉस्ट था उस लिपस्टिक का, अब मुझे पहले 50 रुपये देने पड़ रहे थे, अब मुझे 70 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो मैं सोचूंगी कि नहीं, अब मैं एक काम करती हूँ, लिपस्टिक नहीं खरीदती, मैं इंडिया की कोई लिपस्टिक ले लेती जो मुझे 50 में ही मिल जाए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, इम्पोर्ट करना कॉस्टली हो रहा था। ठीक है, तो डेप्रिशिएशन या डिवैल्यूएशन के केस में इम्पोर्ट्स जो होते हैं वो कॉस्टली हो जाते हैं। ठीक, एक तरीके से ये अच्छा है कि चलो अब लोग देश की चीज़ें ले रहे हैं, तो वो कहलाता है इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, कि हमने यहीं की बनी हुई ले ली। लेकिन कुछ चीज़ें कंपलसरी है जो हमको इंपोर्ट करनी पड़ेगी। लिपस्टिक थी तो चलो ठीक है, नहीं किया इंपोर्ट, लेकिन क्रूड ऑयल तो हमको इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्रूड ऑयल क्योंकि हम मैक्सिमम इंपोर्ट पे डिपेंडेंट रहते हैं, तो हमको जब हम नेट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट देखें तो हमें ये दिखता है कि हमारा लॉस हो रहा है। ठीक है, इस केस में क्या होता है, डिवैल्यूएशन में जैसे मैंने बताया कि इंपोर्ट्स जो है वो कॉस्टली हो जाते हैं। ठीक है, कॉस्टली हो जाते हैं, और एक्सपोर्ट जो हम कर रहे हैं वो सस्ते हो जाते हैं, तो एक्सपोर्टर उससे खुश रहते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना कि जब भी डिवैल्यूएशन या डिप्रिशिएशन होता है, एवरी टाइम देयर इज अ फॉल इन रुपी अगेंस्ट डॉलर, तो एक्सपोर्टर क्या होंगे, खुश होंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब वो जो एक्सचेंज रेट, आप समझो कि जब मैं एक फुल चैप्टर बनाऊंगी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, उस पर और डिटेल में देखेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखना कि एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, एक्सपोर्टर खुश, एंड इम्पोर्ट्स घट जाएंगे। ठीक है, इस वजह से। तो लेकिन जब हम नेट एक्सपोर्ट, अब जब क्रूड ऑयल को हम इंपोर्ट ही करते हैं, कुछ मेडिसिन ऐसी इंपोर्ट करना ही पड़ता है, तो जब हम नेट निकालेंगे एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो फिर हम देखेंगे कि हमारा तो इससे क्या इफेक्ट हो रहा है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, है ना, मतलब हमारा जो लॉस ज़्यादा हो रहा है। अब इस तरीके से जब इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे तो यहाँ पर भी कौन सा इन्फ्लेशन आएगा कंट्री में, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। ठीक है, और क्रूड ऑयल वगैरह जो इसके प्राइस तो बढ़ गए हैं जैसे, तो अब वो हमारे पास आ रहा है जब, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, जैसे मैंने पहले बताया। ये कुछ फैक्टर्स हैं। नाउ मॉनेटरी इन्फ्लेशन, जब आरबीआई ज़्यादा नोट्स छापने लगे और फिर गवर्नमेंट को ये बेसिकली मैं समझाती हूँ। पहले क्या होगा कि पहले होता है फिजिकल डेफिसिट बढ़ता है जब गवर्नमेंट का, जब गवर्नमेंट ज़्यादा स्पेंड करने लगती है और गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कम आता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, फिजिकल डेफिसिट बढ़ता है। ठीक है, अब गवर्नमेंट के ऊपर फिजिकल डेफिसिट जब बढ़ गया, गवर्नमेंट बोरोइंग कहाँ से करेगी, या तो इंटरनेशनल मार्केट से या तो डोमेस्टिक मार्केट से। तो गवर्नमेंट की जो बॉन्ड्स होती है, ठीक है, जब फिजिकल डेफिसिट बढ़ गया है और सॉवरेन रेटिंग अच्छी नहीं चल रही, तो इंटरनेशनल मार्केट से कोई बॉन्ड नहीं खरीद रहा, देश में भी वो बॉन्ड अगर नहीं बिक पा रहा, तो फिर क्या होगा, आरबीआई को ही खरीदना पड़ेगा। जो मैंने पढ़ा था ना, जीसेक, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये मैंने कैपिटल मार्केट में भी पढ़ाया था। तो गवर्नमेंट को तब जब आरबीआई को ही वो खरीदना पड़ेगा, बिकॉज आरबीआई इज़ मैनेजिंग द पब्लिक डेट, मैनेजमेंट आरबीआई करता है। ठीक है, तो अभी ये भी आया था कि एक एजेंसी एक्स्ट्रा बनाई जाए पीडीआई में, जो कि ये काम देखे, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट को भी कंट्रोल करना, आई मीन जो रेट्स होते हैं अभी वो तो हमें आगे देखना ही है, तो वो आरबीआई ही करता है कंट्रोल। तो जो डेट मैनेजमेंट है उसके लिए एक अलग से एजेंसी बनाई जाए, ये प्रपोज किया गया था। तो फिलहाल तो आरबीआई जो काम करता है डेट मैनेजमेंट का, तो वो ऑक्शन कंडक्ट करता है,
ऑक्शन में क्या होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स को बेचा जाता है, अगर कोई नहीं खरीदा तो आरबीआई को ही खरीदना पड़ेगा, और अगर आरबीआई के पास उतने पैसे नहीं हैं तो आरबीआई एक्स्ट्रा नोट प्रिंट करेगा और किसको देगा, गवर्नमेंट को। जब आरबीआई गवर्नमेंट को पैसे देगा तो क्या होगा, गवर्नमेंट उसको स्कीम सब्सिडी वगैरह में जो खर्चा अगर गवर्नमेंट ज़्यादा कर रही है, ठीक है, गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे या फिर स्पेंडिंग कर दी, तो ये मनी सप्लाई बढ़ जाएगी मार्केट में, लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ता है मनी सप्लाई से, और हम उसको बोलते हैं मॉनेटरी इन्फ्लेशन विच ऑकर्स ड्यू टू मोर प्रिंटिंग ऑफ आरबीआई नोट्स। सो बेसिकली बिल्ट इन इन्फ्लेशन द लास्ट टाइप। बिल्ट इन इन्फ्लेशन जो होता है वो इन्फ्लेशनरी स्पायरल की वजह से होता है, ठीक है, मतलब इन्फ्लेशन की वजह से इन्फ्लेशन बिल्ट हो गया, बिल्ट इन इन्फ्लेशन। कैसे, जब महंगाई चलती है, चीज़ें महंगी होती हैं, तो जो वर्कर्स हैं वो ज़्यादा वेज डिमांड करते हैं अपने ओनर से, ठीक है, तो कंपनी ओनर्स क्या करेंगे, जब ये इनसे ज़्यादा वेज डिमांड कर रहे हैं तो फिर ये अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ा देंगे, क्योंकि इनकी सैलरी भी तो बढ़ानी पड़ रही है, तो अपने बिजनेस को लॉस क्यों करेंगे, ठीक है, तो एंड प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे, फिर यही लोग तो यही प्रोडक्ट जाकर खरीदेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से एक स्पायरल बन जाता है, प्रोडक्ट महंगा हो रहा है, लोग वेज ज़्यादा मांग रहे हैं, फिर प्रोडक्ट महंगा हो रहा है, तो ये एक स्पायरल बन गया, इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशनरी स्पायरल या प्राइस वेज स्पायरल, ठीक है, और इस टाइप के इन्फ्लेशन को बोलते हैं बिल्ट इन इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन अच्छा है या बुरा है, अभी अभी मैंने स्पायरल दिखाया, तो अगर ये जो लोग हैं इनकी डिमांड पूरी नहीं होती है तो क्या होगा, ये लोग स्ट्राइक पे चले जाएंगे, और अगर स्ट्राइक किसी अच्छी इंडस्ट्री में हुई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है जिसके बिना काम नहीं हो सकता, तो फिर प्रोडक्शन डिक्रीज़ होगा और ग्रोथ अफेक्ट होगी, ठीक है, तो इसलिए इन्फ्लेशन जो है वो अगर हाई अमाउंट पे हो तो अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ अमाउंट में इन्फ्लेशन अच्छा भी होता है, वो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। हाई अमाउंट पे इन्फ्लेशन बुरा क्यों है, बिकॉज सबसे ज़्यादा सफ़र जो करते हैं वो कौन है, लो इनकम, जिनकी इनकम बहुत कम है, फिक्स्ड इनकम वाले हैं, पेंशनर्स हैं, रिटायरीज़ हैं, तो ये लोग सब बहुत सफ़र करते हैं, बिकॉज अब इनकी इनकम तो लिमिटेड ही है, ठीक है, जो सामान है वो तो महंगा हो गया है, लेकिन इनकम तो इनकी लिमिटेड ही आ रही है, तो ये ख़रीद नहीं पाएंगे, वो सामान अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। क्रेडिटर्स और लेंडर्स ये भी दुखी होते हैं, क्रेडिटर और लेंडर फॉर एग्जांपल एसबीआई बैंक, ठीक है, जो बैंक्स हैं वो क्या कर रहे हैं, लैंडिंग कर रहे हैं, तो वो लैंडर हो गए, ठीक है, या क्रेडिटर हो गए, जो आपको पैसा उधार में दे रहा है वो कहलाएगा लैंडर। तो फॉर एग्जांपल मुझे एसबीआई से लोन लेना है तो एसबीआई कहलाएगा क्रेडिटर या लैंडर। अब जो वो मुझे पैसे दे रहे हैं वो तो वो फिक्स रेट पे ही दे रहे हैं, ठीक है, तो जो रियल परचेजिंग पावर है पैसे की, अगर मैं जो उनका लोन चुका दूं तो कुछ साल बाद जो उनका परचेजिंग पावर होता है मनी का वो सेम नहीं रहता। 100 रुपये का नोट आज 100 रुपये का है मेरे हाथ में, लेकिन 2-3 साल बाद क्या उसकी वही वैल्यू रहेगी, नहीं, उसकी वैल्यू उससे कम रहेगी, क्योंकि 100 रुपये में मैं आज जितना सामान खरीद पा रही हूँ उसी 100 रुपये में मैं 2-3 साल बाद सामान क्या है कम खरीद पाऊँगी, ठीक है, अगर महंगाई बढ़ती है तो, है ना, तो लेकिन इनने जो मुझे फ़िक्स रेट पे इन्होंने पैसा दिया था, इनको तो इनका वही फ़िक्स रेट वापस मिल गया, ठीक है, सपोज़ करो 100 रुपये का मैंने लोन लिया, उनको 110 वापस भी कर दिया, ठीक है, लेकिन मैंने इनसे जो पैसा लिया वो तो मैंने कहीं इन्वेस्ट किया होगा ज़रूर, उसका हो सकता है मैंने गोल्ड खरीद लिया हो या कहीं और इन्वेस्ट कर लिया हो, फिर जो पैसे कमाए इनको लौटा दिए, तो इनका एक तरीके से इन्फ्लेशन की वजह से लॉस होता है, इसीलिए बैंक्स होते हैं या क्रेडिटर या लेंडर होते हैं वो दुखी रहते हैं हाई इन्फ्लेशन से, ठीक है, महंगाई जितनी बढ़ेगी इनका उतना लॉस है, क्योंकि इनके मनी का परचेजिंग पावर चला गया ना, अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ गया तो, है ना, ये उतनी वही सामान की वही जो करेंसी नोट है उसकी वो वैल्यू नहीं रह जाएगी, जितना इन्फ्लेशन बढ़ेगा उतनी उसकी वैल्यू घटेगी। सो क्योंकि उससे हम और कम प्रोडक्ट्स ही खरीद पाएंगे इन्फ्लेशन की वजह से। नाउ दूसरा तो पॉइंट मैंने अभी समझाया था थोड़ी देर पहले, वीकनिंग ऑफ रुपी, वही जो डेप्रिसिएशन डिवैल्यूएशन मतलब वही होता है, फॉल इन इंडियन रुपी, और उसकी वजह से क्या लॉसेस होते हैं वो तो हम देख ही चुके, ठीक है। तो नाउ क्या है, फिजिकल डेफिसिट बढ़ता है, ये भी मैंने समझाया था अभी थोड़ी देर पहले। फिजिकल डेफिसिट मतलब गवर्नमेंट ने खर्चा ज़्यादा किया और रेवेन्यू कम आया तो गवर्नमेंट के ऊपर कर्जा होगा, और वो कर्जा के लिए फिर आरबीआई क्या करती है, मोनेटाइजिंग द डेफिसिट, और फिर उस वजह से प्रिंट करती है और नोट्स, है ना, और फिर क्या होता है, महंगाई उससे तो और बढ़ ही जाती है, ठीक है। सो ड्यू टू इन्फ्लेशन द फिजिकल डेफिसिट में गो अप, फिजिकल डेफिसिट जितना इससे और बढ़ जाएगा, वो क्यों होगा ऐसा, बिकॉज देयर विल बी अ नीड टू सब्सिडाइज, है ना, टू मोर गुड्स एंड सर्विसेज, बिकॉज गवर्नमेंट विल लाइक टू मेक दैम अफोर्डेबल टू द पीपल। अगर महंगाई बहुत चल रही है तो गवर्नमेंट ज़्यादा सब्सिडी में खर्च करेगी,
है ना, और जब करेगी तो फिर फिजिकल डेफिसिट कैसे बढ़ता है, हमने अभी पढ़ा। तो टू मेक द गुड्स एंड सर्विस अफोर्डेबल फिजिकल डेफिसिट भी बढ़ जाता है ना, एंड दिस विल क्रिएट मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। तो इसीलिए हाई इन्फ्लेशन इज़ नॉट गुड। ना इन्फ्लेशन अच्छा है तो क्यों है, ठीक है, या किसके लिए है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़, हाई इन्फ्लेशन हर्ट्स, सबसे ज़्यादा कौन हर्ट होते हैं, ये लोग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी देखना है कि इन्फ्लेशन से फ़ायदा किसका हो रहा है। तो सबसे पहली बात तो इकॉनमी एज अ होल अगर बात करें, पूरी हमारी इंडियन इकॉनमी के लिए इन्फ्लेशन अच्छा है क्या। अगर स्मॉल अमाउंट में होता है तो गुड, जैसे कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन अच्छा माना जाता है। और मैंने बोला 4% तक हो तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन होता है रेट ऑफ ग्रोथ के बेसिस पे। तो आरबीआई की जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है, हर कंट्री अपनी इन्फ्लेशन टारगेटिंग करती है। यूएस में जैसे उन्होंने बैंड रखा है 1 to 3%, आरबीआई ने रखा है क्या 2 to 6%, ठीक है। इसी बैंड में रखना है इन्फ्लेशन को, ये आरबीआई ने टारगेट किया है ना, फॉर प्राइस स्टेबिलिटी, यानी कि 4 ± 2। ये मैंने पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़ाया था, ठीक है। तो अगर कम रेट पे है इन्फ्लेशन तो वो अच्छा है। इट कैन बी आर्ग्यूड दैट अ लो लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इज नेसेसरी फॉर द वेजेस टू गो अप, है ना। कम अमाउंट में इन्फ्लेशन हो रहा है तो वो अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि उससे क्या है कि जैसे बिजनेसमैन का प्रॉफिट होता है तो वो लोगों को और रोज़गार देते हैं, उनकी सैलरी बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रोथ हो रही है, एक तरीके से जीडीपी बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है। तो लो अमाउंट में ये सब चीज़ ठीक है, लेकिन दूसरा एक चीज़ ये हो सकता है कि it further helps the economy keep off deflation which otherwise will set off recession, ठीक है। मैंने नेक्स्ट वीडियो में डिफ्लेशन बताया है। डिफ्लेशन का मतलब होता है प्राइजेस का गिरना, इन्फ्लेशन का उल्टा, ठीक है। तो जो कि अगर ज़्यादा अमाउंट में डिफ्लेशन होने लगे तो फिर हम कहाँ चले जाते हैं, मंदी के दौर पे चले जाते हैं। उससे बचने के लिए इन्फ्लेशन थोड़ा सा होना तो ज़रूरी है, थोड़ा थोड़ा बढ़ना ज़रूरी है, वरना हम डिफ्लेशन में जाएंगे, डिफ्लेशन से क्या हो जाएगा, रिसेशन पे जा सकते हैं। ये मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया, वीडियो नंबर 3, ठीक है। सो इन्फ्लेशन ऑफ मॉडरेट लेवल इज़ एन इंसेंटिव टू द प्रोड्यूसर। जब बिजनेसमैन है, जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनका जब फ़ायदा हो रहा होता है तो एक तरीके से वही मैंने बताया कि लोगों को अच्छी सैलरी देंगे, बढ़ा के देंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे, तो इससे ग्रोथ होगी। और सबसे ज़्यादा खुश कौन होगा इन्फ्लेशन से, डेटर्स एंड बोरोअर्स, यानी कि जिसने कर्जा लिया है। अभी मैंने एग्जांपल क्या दिया, पहले एसबीआई वाले दुखी होंगे जो लैंडर हैं, और अगर मैंने लोन लिया है, मैं डेटर हूँ या बोरोअर हूँ, तो मैं आई विल बी हैप्पी। हाउ, वो भी मैंने एक्सप्लेन किया कि उसको मैंने कर्जा लिया, उस मनी को कहीं इन्वेस्ट किया, और फिर जो मैंने कमाया तो बैंक का तो लोन मैंने क्या किया, वापस किया, और मेरा प्रॉफिट। तो इसलिए जो डेटर्स हैं और बोरोअर्स हैं, यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है कि हु विल बी बेनिफिटेड बाय इन्फ्लेशन, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, डेटर्स विल बी हैप्पी एंड योर क्रेडिटर्स विल बी अनहैप्पी, ठीक है। ये ऐसे याद रखोगे तो ये चीज़ याद रहेगी। देन इंडिविजुअल्स हुज इनकम राइज फास्टर देन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के रेट से ज़्यादा अगर बिजनेसमैन है, बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, जिनकी जो इनकम है इन्फ्लेशन के रेट से ज़्यादा बढ़ रही है, तो वो खुश रहेंगे, ठीक है। तो ये दो लोग ही खुश होंगे। नाउ स्पेक्यूलेशन, कार्टिलाइजेशन, होर्डिंग, ये भी कुछ कॉजेज होते हैं इन्फ्लेशन के। क्या होते हैं, स्पेक्यूलेशन इन द कमोडिटी होता है, कमोडिटी एक्सचेंज में ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। इट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव मार्केट जो होता है, कमोडिटी एक्सचेंज। तो वहाँ पर स्पेक्यूलेशन की वजह से भी क्या प्राइजेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, कार्टिलाइजेशन क्या होता है, कार्टिलाइजेशन मीन्स प्रोड्यूसर्स व्हेन दे कम टुगेदर एंड मैनिपुलेट द प्राइस इन द मार्केट फॉर द गुड्स फॉर द ओन प्रॉफिट। अपने प्रॉफिट के लिए अगर प्रोड्यूसर्स साथ मिलके क्या करे, प्राइस मैनिपुलेट करने लगे, ठीक है, तो वो होता है कार्टिलाइजेशन। ये सीमेंट इंडस्ट्री में एक बार हुआ था, जब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने उनके खिलाफ क्या किया था, एक्शन लिया था, ठीक है। होर्डिंग, होर्डिंग का मतलब होता है एक्यूमुलेशन ऑफ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड रिलीज देम इन कंडीशन ऑफ स्कैरसिटी एट हायर प्राइस, ठीक है। जैसे अभी कोरोना वायरस सिचुएशन के कारण होर्डिंग का वो था कि लोग क्या कर सकते हैं, गुड्स को इकट्ठा करके रख लें और फिर जब उसकी स्कैरसिटी हो जाए तो हायर प्राइस में बेच दें, ठीक है। तो ये है इलीगल। तो इस वजह से भी इन्फ्लेशन हो सकता है कि क्योंकि अगर वो इकट्ठा करके रख लेंगे तो उसकी शॉर्टेज होगी और फिर वो हायर प्राइस में बेचेंगे। ऐसे में गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अपना बीच में इंटरप्ट करेगी गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट रिएक्शन के बेस पे फिर दो इन्फ्लेशन होंगे जो मैं आगे बताती हूँ। स्क्यूफ्लेशन, स्क्यूफ्लेशन का मतलब होता है कि एक स्मॉल ग्रुप ऑफ कमोडिटी में अगर प्राइस राइज हो रहा है,
ठीक है, ओवर सस्टेन पीरियड, ये वर्ड याद रखना, सस्टेन पीरियड, अचानक से राइज नहीं हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है और एक या दो कमोडिटी में हो रहा है, तो वो कहलाता है स्क्यूफ्लेशन। ये कॉन्सेप्ट कब आया? इकोनॉमिक सर्वे 2009 और 10 में पहले इसका जिक्र किया गया। ठीक है, इंडिया में 2009 में क्या हुआ कि लास्ट मंथ में और अर्ली 2010 में फूड के प्राइस बढ़ने लगे, लेकिन नॉन फूड आइटम्स के प्राइस तो स्टेबल थे। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट आया कि ज़रूरी नहीं कि महंगाई जो है वो हम एक या दो प्रोडक्ट, जैसे मैंने बोला कि महंगाई एक या दो प्रोडक्ट के बढ़ने से नहीं होती, वो तो मोस्ट ऑफ द गुड्स के बढ़ने से होती है। तो लेकिन ऐसा जो स्क्यूफ्लेशन का कॉन्सेप्ट है इंडिया में काफ़ी देखने को मिलता है। टमाटर और प्याज जो हैं, ऑनियंस एंड टोमेटोज महंगे होते रहते हैं, तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट आया। तो इकोनॉमिक सर्वे में पहली बार ये न्यू टर्म जो है डिस्क्राइब की गई कि इस तरीके की चीज़ को बोलेंगे स्क्यूफ्लेशन, व्हेन देयर इज प्राइस राइज ऑफ वन और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ कमोडिटी ओवर अ सस्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो हम उसको बोलेंगे स्क्यूफ्लेशन। ठीक है ना, हमने ये फिनिश कर लिया, ये भी फिनिश कर लिया। हेडलाइन कोर इन्फ्लेशन मैंने बताया था, अब ये गवर्नमेंट रिएक्शन देखते हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि टोटल इन्फ्लेशन जो कंट्री का होता है वो हेडलाइन होता है। ये सीपीआई और डब्ल्यूपीआई दोनों हो सकता है, और इसमें से माइनस करते हैं जब फ्यूल एंड फूड हेडलाइन में से, तो निकलता है कोर इन्फ्लेशन। ये भी सीपीआई डब्ल्यूपीआई दोनों हो सकता है, लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया। अब है ओपन इन्फ्लेशन और सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। ठीक है, ये गवर्नमेंट रिएक्शन के बेसिस पे ये दो इन्फ्लेशन होते हैं। ओपन इन्फ्लेशन का मतलब है कि गुड्स एंड सर्विसेज लोगों को अफोर्डेबल प्राइस में मिलते रहें, इसके लिए गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विस को सब्सिडाइज करती है ताकि वो इनएक्सपेंसिव बना सके। ठीक है, लोग अफोर्ड कर पाएँ, जैसे कि कैरोसिन है, फूड आइटम्स हैं, इन सब में सब्सिडी मिलती है। तो ओपन इन्फ्लेशन इज दैट इन्फ्लेशन दैट रिजल्ट्स व्हेन द गवर्नमेंट डज नॉट सप्रेस इट विथ सब्सिडी। अगर गवर्नमेंट ने कोई आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी से सप्रेस नहीं किया है या गवर्नमेंट ने सब्सिडी से सप्रेस नहीं किया है, ऐसा जो इन्फ्लेशन होता है वो ओपन कहलाता है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ सप्रेस्ड इन्फ्लेशन तब होता है जब इन्फ्लेशन जो है अगर गवर्नमेंट कंट्रोल ना करे, ऐसे ही छोड़ दे, तो बिग रिस्क है ना। हम देख चुके हैं इन्फ्लेशन के साइड इफेक्ट। तो फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाती है। ठीक है, यूजिंग द मॉनेटरी टूल्स जो सीआरआर, एसएलआर, आरबीआई जो घटाती बढ़ाती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, वो उसके टूल्स हैं। तो मॉनेटरी एक्शन हुआ, तो इन सब से गवर्नमेंट मैनेज करके रखती है इन्फ्लेशन को, है ना। तो ये होता है सप्रेस्ड वाला इन्फ्लेशन। इट इज़ सो कॉल्ड बिकॉज द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन इज़ देयर बट इट इज़ ओनली मैनेज्ड एंड नॉट रिजॉल्व्ड। इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सिर्फ अभी मैनेज हो पाई यूजिंग सब्सिडी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, लेकिन रिजॉल्व नहीं हुई है। इट कैन री एमर्ज इफ़ द फिजिकल पॉलिसी चेंज, है ना। अगर गवर्नमेंट फिर से सब्सिडी हटा ले तो इन्फ्लेशन फिर से बढ़ने लगेगा। तो ये होता है सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। So these are the types of inflation. Now in third part I will discuss about the deflation, the spiral, deflationary spiral, disinflation and reflation, and after that we will see Phillips curve and steps to control inflation. Thanks for watching. In the next video I am going to continue. If you like this video, please subscribe to my channel for further updates. Thanks for watching.